तो भाई अभी तक के हम लोग ने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप किस टाइप का था, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप या रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप? रिफ्रैक्टिंग, क्योंकि उसमें से आर पार हो जाती थी जो हमारी लाइट की रेज थी। तो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, और अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप। इसके बारे में हमको कुछ भी कैलकुलेशन डेरिवेशन नहीं करना है, वैसे आपको लिखने के लिए पूछ देती है, लिखने के लिए बोलता है कि बताओ इसकी क्या यूजफुल है, किस तरीके से हम उसको यूज कर सकते हैं, कैसे ये ज्यादा एडवांटेजेस है हमारे पुराने वाले टेलीस्कोप से। तो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप यहाँ पे देखो, ये है वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। बताओ क्या नाम है इसका? लार्ज बाइनोकुलर टेलीस्कोप। बाइनोकुलर मतलब इसमें ना दो ग्लासेस लगे हुए, जैसे हम लोग बाइनोकुलर से देखते हैं वैसे। इसका जो डायमीटर है वो है करीब करीब 11.5 मीटर। हाँ, ये जो व्हाइट नहीं है वो हमको ऐसा दिख रहा है, लेकिन वो क्या है, ग्लास है, लेंस है। तो यहाँ पे देखो इसका मैक्सिमम डायमीटर कितना है, 11.15 मीटर। और आप लोग मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला वगैरह पढ़े, उसमें ऊपर एफ नॉट आता है, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा मैग्निफिकेशन कर पाएंगे। तो भाई इसको और बड़ा बना सकते हैं लोग, 500 मीटर का भी बना सकते हैं भाई। इसको क्यों नहीं लगाते, इतनी बड़ा क्यों रखेंगे? देखिए 11.5 मीटर मैग्निफिकेशन का आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था ना, एफ नॉट अपॉन एफ ई करके। इसके बाद भी इसमें 1 प्लस एफ ई अपॉन डी, ये वाले फॉर्मूले पढ़े। ऊपर में एफ नॉट आया है, ऑप्टिकल लेंस मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस। तो इस सामने वाले लेंस का फोकल लेंथ जितना ज्यादा बड़ा होगा उतने ज्यादा हमको मैग्निफिकेशन मिलेगा। पीछे वाला जो आईपीएस लेंस भी छोटे से रखना पड़ेगा हमको। तो इसका डायमीटर सिर्फ 11.5 मीटर है, इसका मतलब क्यों नहीं बढ़ा? क्यों प्रैक्टिकल नहीं है? तो 5 मीटर कहाँ से? हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। क्या क्या समस्याएं आ सकती है? सबसे पहले तो इसके कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले प्रॉब्लम आएगी। नंबर 1, कंस्ट्रक्शन। आप इतना बड़ा टेलीस्कोप का ग्लास नहीं बना पाएंगे। बना तो सकते हैं, लेकिन उसको प्रिसाइजली नहीं बना पाएंगे। इसका प्रिसाइज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बताया था मैंने कि वो जो हबल टेलीस्कोप इसका जो लेंस है, उसमें जरा सी दिक्कत थी तो 1 माइक्रोन पीछे उसका फोकस हो गया। 1 माइक्रोन 10⁻⁶ मीटर। उस वजह से उसमें जाके एक और लेंस लगाना पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा प्रिसाइजनेस थी। छोटे वाले में तो फिर भी हो जाएगी, बड़े वाले में कैसे होगी? कंस्ट्रक्शन। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? क्या? कॉस्ट छोड़ दो, पैसा बहुत है। हम लोगों ने डिस्कस, हाँ, एरोप्लेन से करना जाएगा। देखो दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये है, पानी में आप जैसे डाइव करोगे, जैसे तुम नीचे जाओगे ना, तो 100 मीटर के बाद तो सनलाइट दिखती नहीं, चाहे सूरज एकदम ऊपर क्यों ना। मतलब क्या होता है, जितने भी मीडियम्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर देते हैं सनलाइट। अगर पानी ज्यादा लेवल तक के लिए तो नीचे ना कम रोशनी आएगी, इंटेंसिटी लाइट की कम होती चली जाती है। तो जो ग्लास है वो तो वाटर से भी ज्यादा डेंस मटेरियल है। तो जितना बड़ा लेंस बनाओगे उसकी बीच की थिकनेस भी उतनी ज्यादा होगी। अब आप 500 मीटर का ग्लास लेंस इतना मोटा क्यों ना बनाओगे, तो नीचे भी कम से कम 50 मीटर होगा। उसके पार पार रे ऑफ लाइट नहीं हो जा पाएगी। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है बनाना भी और उसको यूज करना भी। तो देखो इसके बाद क्या हुआ, न्यूटन ने हमें सजेस्ट किया कि क्यों ना हम लोग रिफ्रैक्टिंग के बजाय रिफ्लेक्टिंग वाला टेलीस्कोप बनाए। रिफ्लेक्शन में भी एनर्जी ऑलमोस्ट पूरी की पूरी जो रे ऑफ लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। 85 to 90% जो है वो रिफ्लेक्ट कर देता है। तो यहाँ पे देखो न्यूटन ने सबसे पहले हमको बताया कि रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप बनाएंगे। अब रिफ्लेक्टिंग में क्या होगा, एक ऐसी सरफेस बनाएंगे जिसकी की रे ऑफ लाइट जो है ना, ऐसी कहीं से आके रिफ्लेक्ट होके कहीं पे जाएगी, रिफ्लेक्ट करके हमको कहीं पे कलेक्ट करेंगे। तो देखो ये है चाइना में बना हुआ वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिफ्लेक्टिव टाइप ऑफ टेलीस्कोप। इसका जो डायमीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक की वो आधा किलोमीटर। कितना बड़ा, कहाँ वो 11.5 मीटर का और ये कहाँ 500 मीटर का हमारा टेलीस्कोप। तो इससे जितनी ज्यादा रे ऑफ लाइट यहाँ पे पड़ रही है, सारी की सारी आप एक जगह पे फोकस करते हैं। कि जो खंभे देख रहे हैं ना, यहाँ से ऐसे ऐसे रस्सी बंधी हुई है और यहाँ पे एक ना रिसीवर होता है ऊपर में लटका हुआ, जैसे ड्रोन कैमरा देखोगे मैच में, वैसे टाइप का यहाँ पे एक रिसीवर होता है। जितनी भी रे ऑफ लाइट पड़ती है ना उसमें रिसीव होती है। तो न्यूटन ने सबसे पहले बताया था कि हमें रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप का यूज करना चाहिए, इसमें लॉसेस बहुत कम होंगे। तो हम कितना भी बड़ा यहाँ पे टेलीस्कोप बना सकते हैं। जितना बड़ा टेलीस्कोप होगा ना, जितनी ज्यादा वो लाइट को
कलेक्ट करेगा उतनी हमको शार्प और अच्छी इमेज देखने के लिए मिलेगी। आप लोगों ने देखा होगा मोबाइल में 2 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल, 48 मेगापिक्सल, जैसे जैसे मेगापिक्सल बढ़ते चले जा रहे हैं उसकी क्वालिटी और अच्छी होती चल रही है, ज्यादा डेटा रहता है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप, न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप। इसमें उन्होंने क्या बताया था कि हम लोग क्या करें कि एक ऐसी सरफेस हम लोगों ने लेके रखी हुई है, इस पर रे ऑफ लाइट जो है आके इंसिडेंट करेगी, ऐसे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करेगी। उसके बाद क्या होगी, ये वापस से इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगी, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्टिंग है। आप लोगों ने देखा होगा कि सोलर वाटर कुकर रहता है या सोलर वाटर हीटर रहता है, उसकी जैसी पैराबोलिक हम इमेज का यूज करते हैं, उसमें पड़ती है रे ऑफ लाइट और अपने फोकस की तरफ भागने लगती है। उन्होंने बताया कि यहाँ पे अगर हम लोग एक मिरर का यूज करें, यहाँ पे एक और मिरर का यूज करें, तो ये क्या करेगा, रेज को रिफ्लेक्ट करके यहाँ पे भेज देगा, इस तरफ को भेज देगा, और यहाँ पे जो है हमारा आईपीस लेंस होगा, यहाँ से हम उसको ऑब्जर्व करके अपना डेटा कलेक्ट करते हैं। तो रिफ्रैक्शन में भी ऐसे ही होता था, पहले एक बड़ा ऑब्जेक्टिव लेंस होता था, वो रेज से क्या करता था, एक जगह पे कन्वर्ट कर देता। उसके बाद पीछे में क्या होता था, आईपीस लेंस होता था, वो उसको क्या करता था, वापस से और छोटा कर देता था, हम उसको देख पाते थे। क्या कर रहे हैं ना, दो लेंसेज का यूज करते थे। वैसे यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, ये हमारी पहली सरफेस है जो कि कन्वर्ट करने का काम कर रही है, और ये दूसरा आईपीस लेंस है जो कि हमारे पिछले आईपीस लेंस पर ही वर्क करेगा। बस पूरी पढ़ना इसके बारे में और कुछ नहीं। ये न्यूटन का था, लेकिन ये बहुत बेसिक मैकेनिज्म था, क्योंकि हृदय बंद कर नहीं पाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये फ्लैट मिरर का हम लोग यूज करते हैं, और जरूरी नहीं कि वो सारी की सारी रेज को यहीं पे भेज दे, कुछ रेज को वो इधर इधर कहीं पे भी भेज देता है। इसलिए इसके बाद दूसरे एक साइंटिस्ट आए, उनके नाम पे दूसरे टेलीस्कोप का नाम रखा गया है कैसग्रेनियन टेलीस्कोप। उन्होंने बोला कि क्यों ना हम ऐसा करें, एक ट्यूब का इस्तेमाल करें। इस ट्यूब के एंड में देखो, यहाँ पे दो ऑब्जेक्टिव मिरर्स लगे हुए हैं, यहाँ से रे ऑफ लाइट आएगी, टकराएगी, और यहाँ पे भी देखो एक मिरर लगा हुआ है। ये क्या करेगा, यहाँ पे कन्वर्ज कर देगा। यहाँ पे हमारा आईपीस लेंस वगैरह लगा हुआ है, सारे न्यूज पेपर हमने कलेक्ट कर ली और हमने इमेज बना ली। तो ये कौन है, कैसग्रेनियन टेलीस्कोप। 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में ये लिखने के लिए आता है। तो इस सीधा सीधा डायग्राम आपको बनाना है और इसके बारे में कुछ थ्योरी लिखना है। तो इसके बारे में जो थ्योरी मैंने यहाँ पे लिख दी, उसको बोलने की जरूरत नहीं है, आप लोग लिख लेंगे। तो भाई जो कुछ भी होता है इसमें मैंने बता दिया कि रे ऑफ लाइट आती है, पहले एक ऑब्जेक्टिव मिरर सी है, उसे टकराती है, उसके बाद रिफ्लेक्ट होकर वापस एक सेकेंडरी मिरर में टकरा के आईपीस लेंस के ऊपर कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है, इसको आप लोग निकाल लेना। इसके बाद होता है क्रोमेटिक अबरेशन। क्रोमेटिक अबरेशन, इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो बीच में लगा हुआ एक लेंस, बाइकॉन्वेक्स लेंस है ये। अब होता क्या है, जो व्हाइट लाइट होती है, सन की लाइट, वो व्हाइट कलर की होती है, 7 कलर मिक्स होते हैं। और एक और चीज है कि एक काउची थ्योरम है, काउची थ्योरम ये बताता है हमको न्यू इज इक्वल्स टू ए अपॉन लैम्डा प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस सी अपॉन लैम्डा पावर 4 एंड सो ऑन। उन्होंने ये बताया कि लैम्डा यानी कि लाइट का वेवलेंथ और म्यू के बीच में एक रिलेशन है। जो सनलाइट आती है, पर्टिकुलर वेवलेंथ के ऊपर आती है, उसके लिए एक अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। लेकिन जो रे ऑफ लाइट सन से आती है, तो उसमें एक कलर में, उसमें 7 अलग अलग कलर होती है, सबका अलग अलग वेवलेंथ होता है। जो वेवलेंथ हमारी आंखें जो है ना, वो वेवलेंथ को सेंस करती है। अगर उसको ज्यादा वेवलेंथ मिल रहा है तो जाती है रेड कलर है, कम वेवलेंथ मिल रहा है तो जाती है वो ग्रीन है या ब्लू है, मतलब वेवलेंथ के हिसाब से। तो यहाँ पे देखो, इसमें जो रे ऑफ लाइट है, इसमें टोटल 7 कलर मिक्सेस है। मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको 3 लिखा है। अलग 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 कलर की इसमें लाइट है, तो सबका वेवलेंथ भी अलग अलग है। हम लोगों ने इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में डिस्कस किया था कि वेव ग्योर ऑरेंज का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, और विब्ग्योर का वेवलेंथ जो है वो सबसे कम होता है। हाँ, रेड और वायलेट। रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, और ये कौन सा कलर है, वायलेट, इसका वेवलेंथ सबसे कम होता है। हम लोगों ने एक स्पेक्ट्रम बनाया था कि जिसमें सबका वेवलेंथ बताया था, मैंने बीच में बताया था विजिबल रेडिएशन, जिसे हमारी आंखों से दिखता है, सनलाइट। 400 से लेकर 700 नैनोमीटर तक मैंने उसकी रेंज बताई थी। तो सबसे कम जो वेवलेंथ होता है वो किसका होता है, वायलेट। और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है, रेड का। इसको हम लोग याद भी कैसे रखेंगे, जो सिग्नल होते हैं उनको भी रेड कलर से बनाया जाता है।
रेड कलर की इसमें लाइट होती है ना। हाँ, सारे साइन को, मैक्सिमम साइन को रेड, जो भी खतरे वाले साइन है उसको रेड से ही बनाया जाता है। और भी इसके ऊपर कितनी डिस्कस करेंगे हम। एक चीज ये बताओ, हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि तो कभी नहीं होगा तो पहले इसको बताने के बाद, तो मोटा मोटा बात ये है कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है, रेड कलर का, और सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है, वायलेट कलर का। तो यहाँ पे देखो, अगर वेवलेंथ इसके लिए रेड के लिए ज्यादा है, अगर वेवलेंथ इसका ज्यादा है तो इसके लिए म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जितना ज्यादा नीचे वेवलेंथ, म्यू की वैल्यू भी कम हो जाएगी। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एक लेंस है, इसके ऊपर पहले मैंने क्या किया, रेड लाइट को इंसिडेंट किया। तो इसने कहा कि मेरे म्यू की वैल्यू 1.4 मान लो। अगर म्यू की वैल्यू 1.4 है तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, पावर इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। फॉर्मूला याद है? अगर म्यू की वैल्यू 1.4 है तो इसके लिए कुछ ना कुछ पावर की वैल्यू आएगी। और पावर क्या होता है, ये बताता है कि लेंस कितना बेंड कर सकता है, किसी भी रे ऑफ लाइट को कितना ज्यादा बेंड कर सकता है, वही क्या कहलाता है, पावर। तो इसके लिए म्यू की वैल्यू 1.4 थी, तो मान लो इसके लिए पावर की वैल्यू आ गई, मान लो 3 डायरेक्टर, तो इसने इसको यहाँ तक के बैंड कर दिया। लेकिन अब जो हमारा वायलेट कलर है उसके लिए वेवलेंथ अलग है, इसका वेवलेंथ कितना है, कम। अगर इसका वेवलेंथ कम है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अगर मान लो यहाँ से कोई वायलेट कलर की रे आती इसी की जगह पे, ये बोलता मेरा जो व्यू है उसकी वैल्यू है 1.6। अलग अलग लाइट के लिए वेवलेंथ अलग अलग, तो उसके लिए अलग अलग म्यू, और अलग अलग म्यू तो उसके लिए पावर भी क्या हो जाएगा अलग। सेम लेंस का म्यू जो है उसकी वैल्यू अलग अलग हो जाएगी। तो अलग अलग टाइप की लाइट आ रही है, उसकी पावर सबकी अलग अलग, तो सबको बैंड भी अलग अलग करेगा। तो देखो यहाँ पे रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, इसलिए उसको सबसे कम बैंड कर पाता है। वेवलेंथ ज्यादा तो म्यू की वैल्यू कम, म्यू की वैल्यू कम तो पावर की कम, पावर की वैल्यू कम तो उसको ज्यादा मोड़ नहीं पाया। उससे ज्यादा ग्रीन का होता है वेवलेंथ, सॉरी उससे कम वेवलेंथ ग्रीन का, तो उसको देखो थोड़ा सा ज्यादा मोड़ पाया। और सबसे आखिरी में ये ब्लू दिख रहा है, तीनों कलर ब्लू, तो ब्लू को और भी कम मोड़ पाया। तो देखो ये तीनों अलग 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 पॉइंट पे जाके मिल रहे हैं। और जब भी ये अलग अलग पॉइंट पे मिलेंगे तो आपको कभी भी एक शार्प इमेज नहीं मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैडम से दिख रही है, इसमें आपको सारे कलर्स अलग अलग जाते हुए दिखेंगे, तो इस तरीके की उनकी इमेज देखने को मिलेगी। तो आपको लिखना क्या पड़ेगा इसमें क्रोमेटिक एब्रेशन में, यही कि अलग अलग वेवलेंथ वाली लाइट के लिए एक कॉन्वेक्स लेंस का जो पावर होता है वो अलग अलग होता है, इसलिए वो अलग अलग बैंड करता है, वो अलग अलग पॉइंट्स पे जाके प्रिंसिपल एक्सिस पे मिलती है, जिस वजह से हमको एक क्लियर इमेज नहीं मिल पाती। ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया था। हाँ, इससे छुटकारा पाने के लिए तो हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज यूज करते हैं। यहाँ पे देखो, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस था, इसमें हम लोगों ने ये देखो इसलिए बाहर निकले, ये तीनों रेज अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है। हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, बाई कॉन्केव लेंस का यूज किया ताकि ये फिर से एक जगह पे फोकस हो। तो हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस को डिफाइन करना है, जब भी दो या दो से ज्यादा लेंसेज को हम यूज करते हैं अपने पर्पस के लिए, कि हमको इमेज कैसी चाहिए, वर्चुअल चाहिए या रियल चाहिए, या उसकी इमेज जो है वो इन्वर्टेड चाहिए या इरेक्टेड चाहिए, तो अपने पर्पस के हिसाब से हम लोग अलग अलग टाइप की यूज करते हैं। दो या दो से ज्यादा लेंसेज, उसी को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। हाँ, इसको डाइवर्ज करता है कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस किसको डाइवर्ज करता है, जो रे ऑफ लाइट एक्सिस के पैरेलल आते हैं, है? उनको डाइवर्ज करता है। तो ये एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तीनों अलग अलग एंगल में आ रही है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लेंस का यूज करते हैं बाय कैलकुलेशन, इसलिए उस सिलेबस में नहीं है आप लोगों को, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो अगर आपसे बोला जाए कि आप कॉन्केव लेंस हमेशा ही डाइवर्ज करता है, नहीं, जो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल रेज आते हैं उनको वो डाइवर्ज करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तीनों का एंगल अलग अलग है। यहाँ पे ऐसा हमने यूज किया कि तीनों को क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरेटिकल टॉपिक, स्फेरिकल एब्रेशन। अब देखो यहाँ पे, अगर हम लोग एक कॉन्केव लेंस का या कॉन्वेक्स लेंस का यूज कर रहे हैं, इस तरीके से कॉन्वेक्स लेंस होता है, इसका यहाँ से लेके यहाँ वाले तक का हिस्सा आप देखें ऑलमोस्ट सेम थिकनेस का है। लेकिन यहाँ पे देखो ये वाला हिस्सा, ये छोटा सा हिस्सा थोड़ा सा प्रिज्म जैसे दिख रहा है। और आप लोग जानते हैं कि प्रिज्म में आपको मैक्सिमम डायमेंशन मिलती है। तो पता है ये आप लोगों ने देखो कि लेंस में हम लोग मारते थे जब लाइट को,
तो बीच वाला हिस्सा सबसे कम पावर का होता है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो बहुत ज्यादा डाइवर्ट करता है। ठीक है इस चीज को, जैसे जैसे लेजर तुम्हें ऊपर ले जाता है तो उसके एंड्स की तरफ ज्यादा डाइवर्ट करता है। तो ये वाला हिस्सा तो ऑलमोस्ट प्रिज्म की तरह एक्ट कर रहा है, इसलिए ना कई बार डायग्राम में आपको ऐसा कटा हुआ दिखाएगा इसको कॉन्वेक्स लेंस। ऊपर वाले हिस्से का हम लोग कभी भी यूज नहीं करते, क्योंकि बहुत ज्यादा ही कन्वर्ट कर देता है, इतना ज्यादा कन्वर्ट कर देता है, इतना ज्यादा कि जो रे ऑफ लाइट कहीं एक जगह में मिलनी चाहिए जैसे ऊपर वाला हिस्सा पहले ही कन्वर्ट कर देता है। तो ये हमको ना आंखों से देखने नहीं मिलेगा, लेकिन जब इससे इमेज बनती है ना, जो कि आपको एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए चाहिए, तो उसमें एक ब्लरीनेस दिखती है। यहाँ तो हमको मूवी देखना है, कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आप कुछ रिसर्च वर्क कर रहे हैं तो उसमें ये फर्क बहुत ज्यादा होता है। वैसे तो एक बार जो नैनोमीटर रेंज का होता है, हाँ हम लोगों को फोकस पे मिलती है, ये जो वेरिएशन है ना, ये इतना कम होता है कि आप उसको नींद आई से नहीं देख सकते, इसलिए हमको ऐसा फील होता है कि वो कहाँ पे नहीं फोकस के ऊपर मिल रही है। लेकिन इसको जब आप बहुत ज्यादा जूम करके देखोगे तो सारी चीज एक जगह पे नहीं मिलती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी थिकनेस ना अलग अलग होती जाती है हर जगह। ऊपर जाओगे तो वैसे यहाँ पे बहुत तेजी से इसकी थिकनेस चेंज होती है, तो उस वजह से क्या होता है कि ये कुछ ज्यादा ही डाइवर्ट कर देता है, इतना ज्यादा कि वो पहले कहीं मिल जाती है फोकस से। तो हम लोग सोचते हैं ऐसा, हम लोगों को न्यू आई से दिखता भी वैसे ही, लेकिन एक्चुअल में कैसा होता है ऐसा। तो ये हो गया हमारा क्या, स्फेरिकल अब्रेशन। ये वाला फेनोमेना किसके कारण होता है कि एक लाइट में, एक रे ऑफ लाइट में बहुत सारे कलर मिक्स हैं, इसलिए ये फेनोमेना देखने के लिए मिलता है। पूछता है कि कौन सा किसके कारण होता है, क्रोमेटिक किसके कारण होता है, मल्टीपल कलर की रे ऑफ लाइट एक साथ जब आती है ना, तब ये वाला फेनोमेना देखने के लिए मिलेगा। और ये वाला फेनोमेना किसके कारण देखने के लिए मिलता है, तो शेप ऑफ लेंथ के कारण। आपको पूछेगा स्फेरिकल अब्रेशन, स्फेरिकल मतलब किसकी बात कर रहा है, शेप की बात कर रहा है। तो इसके शेप के कारण तो हम लोग ना कभी भी उसका ऊपर वाला हिस्सा यूज नहीं करते हैं। तो देखो ये दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, इसके कारण भी हम लोग क्या करते हैं, इन लेंसेज का यूज करना अवॉइड करते हैं। लेकिन आपको बताया था स्टार्टिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम क्यों हम लोग रिफ्रैक्टिव मिरर्स का यूज नहीं करते हैं, रिफ्रैक्टिव लेंसेज का। सबसे पहला था कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम होगी, दूसरा वो इंटेंसिटी को कम कर देंगे, तीसरा ये स्फेरिकल अब्रेशन, चौथा क्या था इसके पहले वाला अब्रेशन। इस वजह से हम लोग उसको यूज करना अवॉइड करते हैं। किसको यूज करते हैं, रिफ्लेक्टिव मिरर को यूज करते हैं। अभी जो जेम्स कप गया है वो कैसा है, रिफ्लेक्टिव, उसमें गोल्ड की वो लगी हुई है देखो, उससे रिफ्लेक्ट होता है उसके, वो प्राइमरी मिरर है, सेकेंडरी मिरर। उसके बाद होता है रिजॉल्विंग पावर। अगर बहुत दूर सड़क पे दो दोस्त आजू बाजू बाइक चलाते हुए आ रहे हैं, आप और आपके दोस्त में दोनों दूर से बाइक से आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे के पास पास, यहाँ से मैं इनको बोलूंगा कि देखो वो आ रहे हैं क्या दोनों, इतनी दूर देखने से इनको पता नहीं चलेगा कि वो एक ही की दो, होता है ना सर। बहुत दूर है तो हमको पता नहीं, कहाँ कोई आ रहा है इतना पता चलता है, पर एक ही की दो पता नहीं चलता है। तो वो मिनिमम डिस्टेंस जिसके ऊपर हमको पता चलेगा कि नहीं वहां पे एग्जैक्टली दो लोग हैं, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, वही डिस्टेंस क्या कहलाती है, हमारी रिजॉल्विंग पावर कहलाती है। किसी के लिए ऐसा होगा कि 1 किलोमीटर दूर से बता देगा हाँ यार दो लोग हैं, किसी के लिए ऐसा होगा कि 50 मीटर आएंगे तब बता पाएंगे कि वो दोनों अलग अलग है। तो कैसा वाला लेंस अच्छा है, जिसकी रिजॉल्विंग पावर कैसी होनी चाहिए, रिजॉल्विंग पावर ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। आपने देखा होगा रिजोल्यूशन, जिस इमेज का रिजोल्यूशन कम होता है उसको थोड़ा सा ही आप जूम करो कैसे उसके पिक्सल फटने लगते हैं, लेकिन जब आप इसको जिसमें ज्यादा अच्छी क्वालिटी की इमेज को कितना भी आप जूम करते चले जाओ उसमें पिक्सल नहीं फटते हैं। इसकी रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, ज्यादा होती है, इसमें रिजोल्यूशन ज्यादा है। ये हो गया हमारा रिजोल्यूशन, रिजॉल्विंग पावर। इसकी डेफिनेशन पूछता है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज द पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू प्रोड्यूस डिस्टिंक्टली सेपरेट इमेज ऑफ टू क्लोज ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स बहुत क्लोज क्लोज हैं, कई बार ऑब्जेक्ट कितनी, मतलब यहाँ से कई करोड़ किलोमीटर दूर होते हैं, जैसे कि दो स्टार। अब स्टार्स तो बहुत दूर है, कोई स्टार ना आगे पीछे यहाँ से हमको पता नहीं चल रहा है, मतलब उनके बीच में एकदम हल्का सा गैप हमको यहाँ से देखने को मिल रहा है। तो हमारा जो टेलीस्कोप है इतनी कैपेबिलिटी होना चाहिए कि यहाँ से देख के समझ जाए कि ये दोनों अलग अलग स्टार, तो आपको तो लगेगा एक स्टार, पर हमारा जो एक्सपेरिमेंटल टेलीस्कोप है उसको पता होना चाहिए कि वो दो टेलीस्कोप है। तो ये निकालने के लिए फॉर्मूला है ये रिजॉल्विंग पावर। एक्चुअल में हम लोगों को ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। इसके क्वेश्चन शायद आपसे ना पूछे बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि शायद एक टॉपिक ना एलिमिनेट हो जाए।
ये होगा 100%। रिजॉल्विंग हाँ, तो रिजॉल्विंग पावर यहाँ पे देख लो, दो स्टार्स है, ये हमारा स्टार नंबर 1 ये स्टार नंबर 2 है, दोनों बहुत पास है, बहुत ज्यादा पास। तो दोनों से जो रे ऑफ लाइट आ रही है यहाँ पे, देखो दोनों रे ऑफ लाइट एकदम पास पास आएगी, तो उनके बीच का एंगल कितना बनेगा, डी थीटा बनेगा। तो यहाँ पे रिजॉल्विंग पावर का बस आप लोगों को फॉर्मूला याद रखना है, रिजॉल्विंग पावर कितना होता है 1/d थीटा, 1 जो भी एंगल बन रहा है इज इक्वल्स टू d/1.22 लैम्डा। यहाँ पे डी क्या चीज है, फॉर्मूले में ना इसको कुछ और नाम रखना चाहिए था, हम लोगों को पूरा एलडीडीबी लगता है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। एक्चुअल में क्या होता है, ये इसका डायमीटर होता है, ये डायमीटर। तो सारी बुक्स में फॉर्मूले में इस पे डीबी लिखा हुआ है, वो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओगे। जब भी आपको रिजॉल्विंग पावर के बारे में पूछेगा तो ऊपर क्या रखना है, इसका डायमीटर रखना है, बस इतना याद रखना। चलिए क्वेश्चन इसको सॉल्व कीजिए। The objective of an astronomical telescope has a diameter of 150 mm and a focal length of 4 meters. The eyepiece has a focal length of 25 mm. Find the magnifying and resolving power of telescope. Lambda is equals to 6000 angstrom for yellow color. ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। तो रिजॉल्विंग पावर के लिए हम लोग किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, इसका, क्योंकि डी थीटा तो दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो हम लोग किसका सीधे इसका यूज करेंगे, d/1.22 लैम्डा। टेलीस्कोप रिजॉल्विंग कहां पे, और वो कॉपी पेस्ट करने के चक्कर में माइक्रोस्कोप को लगता है, पेन से उठा के ले आते हैं तो टेलीस्कोप कर। हाँ, हमने यहाँ से कॉपी किया ना, तो माइक्रोस्कोप को टेलीस्कोप करना भूल गया, इसको तो एडिट कर दिया था, उसको एडिट नहीं। तो रिजॉल्विंग पावर इसमें किसके बारे में पूछा है, टेलीस्कोप के बारे में। तो टेलीस्कोप के लिए फॉर्मूला लिखे, फटाफट आंसर निकालो इसका। आ गया। पहले मैग्नीफाइंग पावर कितना आया, -160 माइनस f0/fe 1 प्लस fe/d। यहाँ पे ये वाला d क्या होता है, तो LEDB है, इसी में कंफ्यूजन होती है कि कौन सा वाला d कौन सा है। इससे पहले हम लोग जब ये फॉर्मूला लगाते थे तब इसमें नीचे d क्या होता था, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस के बीच, इसकी वैल्यू कितनी होती है 25 सेंटीमीटर। मैग्नीफाइंग पावर निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला नीचे वाला है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस मीटर रखो, -f0 कितना है, कौन सा फाइनल लिमिट, मुझे कुछ लिखा नहीं, तो हम किसको बनाएंगे, मैक्सिमम पावर के लिए डी को बनाएंगे। कुछ नहीं लिखा है तो इमेज कहाँ पे बन रही है, डी क्यू पर बन रही है। वो लिखेगा कि इमेज जो है, या तो रिलैक्स डाई बोलेगा, या तो बोलेगा कि इमेज इंफिनिटी बन रही है। इसमें रिलैक्स डाई मैंने कुछ नहीं बोला है, इमेज कहाँ पे बन रही है, डी पे इमेज बन रही है। क्या दिया हुआ है, टेलीस्कोप हैज अ डायमीटर फोकल लेंथ 4 मीटर, तो चलो 4/fe
आईपीस लेंस में कितना है 25, तो 25 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 1 प्लस 25 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन डी, ये कितना होता है 25 सेंटीमीटर। 25 to 10. 25 इंटू 10 टू द पावर -2, इसको सॉल्व करो। ये कितना हो जाएगा 1.1, ये कितना हो जाएगा 25 से ये जाएगा कितनी बार 16, हाँ 1.1 भी तो है। 10% का एरर आएगा आपकी कैलकुलेशन में, ये जाएगा 16 टाइम्स 0.16 इंटू 10 टू द पावर -3, तो 160 इंटू 1.1, आंसर कितना आएगा इसमें 16 और जोड़ दो 176, हाँ माइनस, तो आप लोग लिखेंगे हेंस मैग्निफिकेशन पावर इज 160 एंड नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द इमेज ऑन दिस इन्वर्टेड। अब इसके बाद रिजॉल्विंग पावर, रिजॉल्विंग पावर क्या हो जाएगी d अपॉन 1.22 ये। अब यहाँ पे ये वाला जो d है इस फॉर्मूले में ये क्या है, डाया ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, कितना दिया हुआ ऑब्जेक्टिव लेंस का 150 into 10 to the power -3 अपॉन 1.22 into ये कितना दिया हुआ है, 6 into 10 power to the हाँ 6 into 10 to the power -7, इंस्टेड ऑफ द 10 to the power -10 मीटर, पर 3 जीरो ऑलरेडी थी तो हमने 3 जीरो काट दिया, It is not true. ये ऊपर चला जाएगा 10 to the power 4 बन जाएगा। 11.5. यहाँ से रिजॉल्विंग पावर आ जाएगा। चलिए टेलीस्कोप के ऊपर ये अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। एक स्मॉल टेलीस्कोप है, इट हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंथ ऑफ फोकल लेंथ 150 सेंटीमीटर एंड एन आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। दोनों में कितना डिफरेंस है देखो, 150 सेंटीमीटर का वो है और 5 सेंटीमीटर का ये। इफ दिस टेलीस्कोप इज यूज्ड टू व्यू अ 100 मीटर हाइट टावर 3 किलोमीटर अवे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एकदम बेसिक्स में जाना पड़ेगा। इसमें पूछा गया है हाइट ऑफ द फाउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द फाइनल इमेज, हाइट ऑफ द फाइनल इमेज पूछा है। ऑब्जेक्ट की हाइट जो है आई की वैल्यू, सॉरी ओ की वैल्यू 30 मीटर, हाँ यू नॉट दे रखा है, राइट। ये क्वेश्चन एकदम बेसिक्स जानते हैं तभी बनेगा। A small telescope has an objective lens of 200. और इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है 25 सेंटीमीटर पे फॉर्म हो रही है, हाँ इमेज इज बीइंग formed at 25 centimeter away from the eyepiece. Then you want to know. हाँ यू नॉट दे रखा है कितना 3 किलोमीटर।
-36। हाँ देखते हैं। ये 100 मीटर दिया हुआ है और ये 3000 मीटर दिया हुआ है। हाँ, ये 100 मीटर और ये 3 किलोमीटर ये जा रहा है। सुनो कोशिश करो। चलो और क्या दे रखा है इसमें? और भी दिया है। चलो सबसे पहले ना हम इसका ना मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं। इसने खुद ने एक्सेप्ट कर लिया है कि इमेज कहाँ पे बन रही है, डी पे बन रही है। तो फॉर्मूला हम लोग कौन सा लगाएंगे, एफ नॉट अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई अपॉन डी वाई। चलो बाकी लोग भी बताओ कितना आएगा। एफ नॉट एफ ई दिया हुआ है, डी की वैल्यू कितनी 25 सेंटीमीटर हमको पता है। तो माइनस 150 डिवाइडेड बाई 5 1 प्लस 5 डिवाइड बाय 25 -36 -30। कोई बताएगा? पांच देखना तो इमेज की छोटी बनेगी। कॉमी करो अगर 500 दिखाएगा वो आपको। ठीक है, मतलब ये आ रहा है कैसे लिखना है यार। ये तो एम किसका रखा हुआ है? हाँ टेलीस्कोप का ये वाला फॉर्मूला हम इसके लिए लगाते हैं, आई देखो वाला एक लेंस के लिए लगा। अगर यहाँ पे एक ही लेंस का भी फॉर्मूला लगा देंगे तो यहाँ दो लेंस आई बाई ओ वाला आप नहीं लगा पाओगे। एक बात बताओ एम किसका है, ये पूरे ये एक लेंस है कि पूरे कंबाइन कर दोनों लेंस का है? फाइनल इमेज के लिए बोला है। इसमें जो मैग्निफिकेशन निकलता है वो फाइनल इमेज के लिए निकलता है। और तुम लोग लगाओगे आई बाई ओ, भैया इस लेंस की मैग्निफिकेशन कुछ और है, इसके लिए मैग्निफिकेशन कुछ और है। कंबाइंड मैग्निफिकेशन की वैल्यू 36 है, एमओ इनटू एमओ की वैल्यू 36 है ना। तो देखो यहाँ पे ना एक इमेज बन रही थी, क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। यहाँ पे एक इमेज बन रही थी, यहाँ पे हमने दूसरा एक लेंस रखा, इस लेंस को ऐसा रखा कि इसका फोकस इस साइड एफ ई। उसके कारण क्या हुआ, इसकी जो इमेज है ना हमको पीछे मिलती है। इसकी इमेज पीछे कहीं पे मिली, यहाँ पे इसकी इमेज यहाँ कहीं पे हमको मिली, ये वाली। इसको कैसे बनाए तो ऐसे समझ लीजिए। इसका डायग्राम तो हम लोग बना चुके हैं, एक्चुअल कैसा बनता है। अभी बस आपको समझने के लिए कि भाई देखो जब इसको हम लोगों ने फोकस के अंदर इस इमेज को बना दिया, मैंने क्या किया सबसे पहले ये वाला लेंस लिया था, इसके कारण इमेज यहाँ पे बन रही थी। लेकिन मुझे इसमें मजा नहीं आया, तो मैंने एक लेंस को और इसके पास लाया और इतना पास लाया कि इसका जो फोकल लेंथ है, जो फोकल पॉइंट है वो पार निकल गया। तो यहाँ पे जब कोई ऑब्जेक्ट रहता है किसी लेंस के पास तो हमेशा इमेज वर्चुअल लेंस के पीछे बंदी में पीछे। आपको इसी की हाइट पूछना है, इसी की
एक फॉर्मूला याद आ रहा है क्या, एम इज इक्वल्स टू बीटा अपॉन अल्फा या टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा। क्या मैं इस एंगल को अल्फा बोल दूं? बोल सकते हैं। इसी को लोग दिखाई देते हैं कि ऑब्जेक्ट डायरेक्ट जो एंगल बनाता है प्रिंसिपल एक्सिस तो अल्फा है, और बीटा क्या होता है? ये ऑब्जेक्ट, ये इसके ऑप्टिकल सेंटर के साथ ये जो एंगल बनाता है इसको क्या कहते हैं? बीटा है। तो आपको सब चीज दे रखी है, बताया है कि ये 3 किलोमीटर है, ये 100 मीटर है, और जो फाइनल इमेज बन रही है वो कहाँ पे बन रही है? डी पे। यही हमारी आंख है, आंख से 25 सेंटीमीटर पे बन रही है। बस ये आपको निकालना है। एम की वैल्यू हमको पता है, टेन बीटा क्या हो जाएगा? दिस अपॉन दिस, ये निकालना है, ये पता है, डिवाइडेड बाय टेन अल्फा, दिस अपॉन दिस, ये भी पता है, ये भी पता है। तो किस बात की जरूरत निकालना? ये था ए बी, ए डबल डैश बी डबल डैश 3.42, 3.41। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? टेन बीटा बी डबल डैश, बी डबल डैश निकालना है फाइनल इमेज। ये किसकी इक्वल हो जाएगा? बी डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ओ टू बी डबल डैश अपॉन टेन अल्फा ए बी अपॉन ओ वन बी। अब ये हमको निकालना है बी डबल डैश डिवाइडेड बाई, ये दिया हुआ है कितना? 25 सेंटीमीटर, 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, क्योंकि बाकी सारी चीजें मीटर में दे रखी है। और ये कितना हो जाएगा? 100 डिवाइडेड बाई 3000, क्योंकि 100 मीटर की है। हाँ 100 मीटर की है, और 3 किलोमीटर की डिस्टेंस है, तो नीचे उसको मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को घर जाके एक बार और खुद से बनाने की कोशिश करना। कितना है आंसर? एम की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास में -36, 36 भी ले सकते हो इसमें। यहाँ से आपको ए डैश बी डबल डैश बी डबल डैश की वैल्यू निकालना है। माइनस साइन को हटा भी सकते हो, आपको पता है माइनस साइन से क्या मिल रहा है, तो यही तो मिल रहा है कि इन्वर्टेड 0.3। हाँ 30 सेंटीमीटर आंसर है, मीटर में है। हाँ इससे मीटर में आंसर आ रहा है क्योंकि सब तुमने मीटर में रखा है। तो यहाँ से हमको मिल गया ए डबल डैश बी डबल डैश इज इक्वल्स टू 0.3 मीटर या 30 सेंटीमीटर। चलो सॉल्यूशन समझ में तो आया ना कैसे किया? आपको भी समझ में आ गया? चलो इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है डिस्पर्शन। तुमको आगे चल के डिस्पर्शन की थोड़ी जरूरत पड़ने वाली है, आप लोग के सिलेबस से तो हट गया है डिस्पर्शन। नहीं नहीं, तो इसकी जरूरत तुमको आगे चल के पढ़ने वाली है, इसलिए थोड़ा सा इसके ऊपर टाइम दोगे, ध्यान देना। जो हमारा प्रिज्म है अगर उसके ऊपर कोई व्हाइट लाइट इंसिडेंट होती है जैसे कि रे ऑफ सनलाइट, तो क्या होता है वो आगे जाके, अब देखो ये जो है ग्लास मटेरियल है, इसके ऊपर अगर हम एक सनलाइट डालेंगे, सनलाइट की 7 रेंज कलर होती है, हर कलर का अलग अलग वेवलेंथ, अलग अलग वेवलेंथ के लिए यू की वैल्यू अलग अलग है, और अलग अलग यू की वैल्यू के लिए पावर भी अलग अलग है। तो हर एक को ये अलग अलग एंगल पे बैंड करेगा। तो यहाँ पे एक बार रिफ्लेक्शन होगा, उसके बाद दूसरी बार यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, तो यहाँ पे जो आपको इमेज मिलती है ना, उसमें आपको इस सारे कलर दिखेंगे। तो रे ऑफ लाइट 7 पार्ट्स में ब्रेक होकर आपको ऐसे दिखाई देती है। सबसे ऊपर क्या होगा? रेड, क्योंकि रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि सबसे कम बैंड होता है। उसके बाद नीचे जाते जाते आपको क्या मिलेगा? सबसे आखिरी में वायलेट। आप लोगों ने रेनबो वगैरह भी देखा होगा, वो भी आपको ऐसे ही मिलता है।
तो ये विब की ओर नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे, तो इनका वेवलेंथ जो है नीचे से ऊपर जाने में बढ़ता है, और नीचे से ऊपर जाने में इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कम होती है, क्योंकि इसकी इनवर्स रिलेशन फ्रीक्वेंसी कम होती है, उनका लैम्डा जो है ना वो बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पे देखो, ये हमने सिर्फ में यहाँ पे 3 कलर लिए हैं। 3 कलर कौन कौन से, जो सबसे ऊपर है, जो सबसे नीचे है, और जो सबसे बीच में है। तीनों के लिए वेवलेंथ अलग अलग। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है, रेड का। सबसे कम वेवलेंथ किसका है, वायलेट का। और सबसे बीच में कौन सा कलर है, बताइए। दिखता बीच में ग्रीन है, लेकिन जब आप वेवलेंथ वाइज देखोगे ना, तो वेवलेंथ की वैल्यू जो एवरेज है ना, वो किसकी है, येलो की। दिखता हमें इसमें ग्रीन बीच में है, लेकिन इसका जो वेवलेंथ है, इसका जो वेवलेंथ, इसको ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे ना, तो आपको जो वेवलेंथ मिलेगा वो किसका है, येलो। तो एक्चुअल में जो येलो है ना, वो बीच वाला कलर। तो क्वेश्चन में आपको दे रखेगा कि इसके लिए लैम्डा की वैल्यू इतनी है, इसके लिए लैम्डा की वैल्यू इतनी है, इसके लिए लैम्डा की वैल्यू है, इसके लिए लैम्डा की वैल्यू। ग्रीन को छोड़ देना, बीच में कौन है, येलो। याद रखना। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रेड, येलो और वायलेट इन तीनों की स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे कम इसमें डेविएशन हुआ, देखो रे ऑफ लाइट प्रिज्म नहीं होती तो सीधी निकल जाती है। इसके अंदर जो रेड कलर की लाइट थी वो भी सीधी निकल जाती है, लेकिन रेड कलर की लाइट यहाँ आके मिल गई। इसको पीछे तक ट्रेस करके देखो, रेड कलर की लाइट में कितना डिफ्लेक्शन हुआ है, डेविएशन। तो डेविएशन हम किससे डिनोट करते थे, डेल्टा से। तो ये रेड का डेविएशन, ये थोड़ी ज्यादा डेविएट हो गई, इसको पीछे तक के बढ़ाओ, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, येलो की डेविएशन। और ये किसके लिए हो जाएगा, ज्यादा ही डेविएट हो गई है, ये वाला डेविएशन किसके लिए हो गया, वायलेट के लिए। तो यहाँ पे आपको पूछता है कि एंगुलर डिस्पर्शन कितना हुआ। एंगुलर डिस्पर्शन क्या होता है कि जो सबसे ऊपर जो कलर है, सबसे नीचे कलर है, इनके बीच में कितना एंगल है, कितना ज्यादा इसने फैला दिया। तो यहाँ पे देखो, ये कहाँ तक के हैं, डेल्टा आर तक के हैं, और ये कहाँ तक के, डेल्टा बी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल, यही पूरे कलर फैले हुए हैं। यहाँ पे देखो, कलर ऊपर कहीं नहीं चले गए, कलर यहाँ से लेके यहाँ तक के फैले हुए हैं। तो ये एंगल कितना है, तो जो एंगल इसके लिए है, जो एंगल इसके लिए, उन्हीं के बीच का ही एंगल। यहाँ पे कितना हो जाता है एंगुलर डिस्पर्शन, सबसे ज्यादा कौन बेंड हुआ है, वायलेट, और सबसे कम क्या, रेड। तो ये इसमें से इसको माइनस कर दो तो आपके बच जाएगा डिस्पर्शन। कितना फैलाव है, कितना फैलाव है। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने डेविएशन के फॉर्मूला पढ़ा था, प्रिज्म पढ़ा, याद आ रहा है क्या, डेविएशन इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। प्रिज्म जो 15-20 साल पहले पढ़ा था। हाँ टेस्ट के भी दिए थे। तो डेविएशन का ये फॉर्मूला है म्यू माइनस 1 इंटू ए। जब एक कलर की लाइट आ रही है, यहाँ पे तो अलग अलग कलर की लाइट आ रही है, तो सबके लिए म्यू की वैल्यू अलग अलग। हाँ, उसको हम लोगों ने पूरा रिजॉल्व करके लेके आए थे। हाँ, थिन लेंस के लिए वही हमारे सिलेबस में। देखो वायलेट के लिए फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, म्यू ऑफ वी। इसके लिए क्या हो जाएगा, म्यू ऑफ आर। तो वहां से आप लोग निकाल सकते हो लैम्डा वी माइनस, सॉरी डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू वी माइनस म्यू आर। इनके लिए आपको म्यू की वैल्यू पता है। म्यू की वैल्यू कैसे पता है, काउची थ्योरम से। याद है ना, a अपॉन लैम्डा प्लस b अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस c अपॉन लैम्डा की पावर को थोड़ी देर पहले बताया था। उससे हम लोगों ने प्रैक्टिकली निकाल के रख लिया हुआ है सब कुछ। इसमें वैल्यूज करके निकाल लेंगे। डिस्पर्सिव पावर, ये प्रिज्म की डिस्पर्सिव पावर है कि वो कितना फैला सकता है। इसके लिए हम लोग कैसे निकालेंगे, एंगुलर डिस्पर्शन अपॉन मीन डेविएशन। तो एंगुलर डिस्पर्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक की फैल गया है, और इसके बीच वाले का कितना डेविएशन। बीच वाला मतलब किसका, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं रहता बुक्स में, लेकिन यहाँ पे आपको किसका डेविएशन लेना होता है, येलो कलर। आपको सातों कलर का डेविएशन दे देगा, और ग्रीन बीच में लिखता है, तो बच्चे क्या करते हैं, ग्रीन को उठा के रख देते हैं। आपको किसका रखना है, येलो का। तो येलो का रखेंगे और हमारा एंगुलर डिस्पर्शन पावर आ जाएगा। क्या 6000 इसकी वैल्यू 400 से 700 नैनोमीटर। ये किसके लिए है, ये है अपना वायलेट के लिए, और 700 से 750 के करीब करीब 700 नैनोमीटर ये किसके लिए, वायलेट के लिए। हाँ, चलो इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में मैंने कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। क्वेश्चंस आप लोगों को घर जाके ट्राई करने हैं। इस चैप्टर के हम लोग समाप्त करते हैं। इसके बाद जो आईज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, आंखों के बारे में, उसकी बीमारियों के बारे में आपके सिलेबस में हटा दिया जाता है। आप लोगों को स्कूल में भी नहीं पढ़ाया होगा, क्योंकि पूरा डॉक्टर बना के छोड़ते हैं उस टॉपिक में। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसमें से एक ही वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला, ये अच्छा क्वेश्चन है। मुझे बताओ कि इसको सॉल्व कैसे करना है।
तुम आंसर बताओ, मुझे क्वेश्चन क्या है ये समझा दो बस। ये अच्छा क्वेश्चन है तो जरूर ट्राई करो। हाँ Last step will be to retraction between the shift हो जाएगा lateral displacement लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो फिर फोकस को एडजस्ट करना पड़ेगा माइक्रोस्कोप के कितना एडजस्ट करना पड़ेगा। देखो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो किसी मार्क को अगर हमको ऑब्जर्व करना है ना माइक्रोस्कोप से, तो हमको उसको डी डिस्टेंस के ऊपर लेके आना पड़ता है उसकी इमेज। अगर वो ऊपर उठ गया तो इमेज भी उसके पीछे चली जाएगी। जैसे कि मान लो किसी को मुझे अच्छे से कस के थप्पड़ मारना है, जो भी कोई मोबाइल यूज करता है क्लास में, तो कम से कम उससे 1 मीटर की डिस्टेंस पे रहना चाहिए, तभी मैं उसको कस के थप्पड़ लगा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर वो बंदा थोड़ा सा मेरे पास आ गया, अगर वो मेरे 25 सेंटीमीटर पास आ गया, तो मुझे वापस से उसी फोर्स से अगर थप्पड़ मारना है, कितना पीछे जाना होगा? 25। तो यहाँ पे भी क्या हुआ था, माइक्रोस्कोप से आप ऑब्जर्व कर रहे थे एक मार्क को, लेकिन बीच में किसी को कुछ सूझा, उसने एक ग्लास की स्लैब है उसको ले जाके रख दिया। अब इसको रखने से क्या होता है, जब भी ये कोई आप डेंस मटेरियल को रख देते हो, इसमें एक लेटरल शिफ्ट दिखता है, वो ऑब्जेक्ट आपको ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ऑब्जेक्ट जितना ऊपर उठेगा, आपको लेंस को उतना ही पीछे करना पड़ेगा। माइक्रोस्कोप आप ऊपर से देख रहे हो, लेटरल शिफ्ट आप उसका निकालेंगे। क्या था लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला? डी का हाँ डी का, लेटरल शिफ्ट का एच का डी होल 1 माइनस 1 अपॉन यू डी 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। हाँ डी क्या था, उसकी थिकनेस थी। हाँ उसकी थिकनेस थी, तो उससे वो जितना ऊपर आएगा उतना ही आपको पीछे करना। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, माइक्रोस्कोप क्वेश्चन नहीं है ये, अच्छा क्वेश्चन स्लैब वाला क्वेश्चन है, लेटरल शिफ्ट वाला। तो ये सारे क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करना, अगर किसी का आंसर नहीं आता है तो बताना, हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए क्लास को म्यूट करके नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे। देखो ये वाला